राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के वीडियो नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का प्रोजेक्ट किस प्रकार बनाना है। जैसा कि आपको वीडियो 1 और वीडियो 2 में प्रोजेक्ट से संबंधित तमाम आइडियाज दिए जा चुके हैं। उपविषय से संबंधित आइडियाज वीडियो नंबर 4 में हम देंगे। इस वीडियो को अंत तक निश्चित तौर पर देखें, आपको प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित तमाम पहलुओं की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको जो 4 पोस्टर बनाने हैं उसमें क्या क्या कंटेंट डालने हैं, समरी किस प्रकार बनाने हैं, ये सारे आपको कंटेंट यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी शब्दों की सीमा होती है। ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट 5000 शब्दों का, 10,000 शब्दों का, 20,000 शब्दों का बना दे। बहुत मोटा फाइल बना देंगे तो आप ये समझेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में शब्द सीमा दी होती है। जो जूनियर बाल विज्ञानी होते हैं जिनकी उम्र 10 से 14 वर्ष के बीच है, 31 मार्च 2022 को इस वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए 31 मार्च 2023 हो जाएगी, उनके लिए शब्दों की सीमा 2500 शब्दों की है। जबकि जो वरीय बाल वैज्ञानिक हैं, सीनियर ग्रुप्स में हैं, उनके लिए शब्दों की सीमा 3500 है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस 10% आप ले जा सकते हैं। यदि 2500 के बदले अगर जूनियर को अगर 2600 हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 4000 5000 शब्दों का यदि जूनियर ग्रुप में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो वो सही नहीं होगा। जूनियर और सीनियर ग्रुप में कौन कौन से आते हैं ये आपको क्लियर कर चुके हैं पिछले वीडियोस में कि 10 से 14 के बीच जिनका है वो जूनियर ग्रुप में, और 14 से 17 के बीच जिनका है वो सीनियर ग्रुप में आएंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जब कोई भी रिपोर्ट होता है तो उसके ऊपर सबसे पहले कवर पेज होता है। कोई भी किताब खरीदते तो उसका कवर पेज होता है, वैसे ही आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी कवर पेज होगा। कवर पेज पे क्या आपको डालना है, सबसे पहले ऊपर में तो आप डाल देंगे जो बाल विज्ञान कांग्रेस है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, तो ये 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है। तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 30th नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 2022। अगले वर्ष के लिए यदि आप बनाएंगे तो वो हो जाएगा 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। उसके नीचे आपको डालना है प्रोजेक्ट का टाइटल, परियोजना शीर्षक। यह जो प्रोजेक्ट टाइटल होगा ये न तो मुख्य विषय से होगा और न ही उप विषय होगा। मुख्य विषय के अंतर्गत उप विषय, और उप विषय के अंतर्गत आपको किसी परियोजना शीर्षक का चुनाव करना जिस पर आपने काम किया है। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई अगर एक ब्लॉक है कि मान लीजिए परसौनी में जलीय पारितंत्र, या परसौनी में एक तालाब के पारितंत्र दिखाते हैं, तो ये आपका एक लोकल प्रोजेक्ट थीम हो गया, वह प्रोजेक्ट आपका टाइटल बन सकता है। उसके नीचे आपको डालना है नेम एंड एड्रेस ऑफ ग्रुप लीडर एंड को-वर्कर इंक्लूडिंग नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, है ना। आपका जो ग्रुप लीडर है उस ग्रुप लीडर का नाम और उसका पता लिखना है। ठीक है, साथ में उसके नीचे लिखना है जिला सीतामढ़ी, राज्य बिहार। ठीक है, जो जिस जिला के हैं वो अपने जिला का नाम और अपने राज्य का नाम लिखेंगे। उसके नीचे जो बात, चूंकि इसमें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 2 बच्चों का एक समूह बनता है, जिसमें एक ग्रुप लीडर होते हैं जिनकी वाक क्षमता थोड़ी अधिक अच्छी होती है, और एक उसके सहकर्मी बनते हैं। तो दूसरा में उसके सहकर्मी का नाम, को-वर्कर जो उनके होंगे उनका नाम, उनका पता और उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ गए, प्रोजेक्ट टाइटल सबसे पहले परियोजना शीर्षक लिखना है। उसके नीचे आपको अपने जो भी ग्रुप में लीडर आप जिसको बनाए हैं उसका नाम होगा, उसका पता होगा और उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम होगा। फिर उसके जो को-वर्कर हैं उनका नाम, उनका पता, उनके डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिला का नाम, उनके राज्य का नाम। उसके नीचे जो मार्गदर्शक शिक्षक हैं, गाइड टीचर हैं, उनका नाम, उनका पता, उनके विद्यालय का नाम या उनके संस्था का नाम। स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का अर्थ ये हुआ कि अगर विज्ञान क्लब है तो विज्ञान क्लब का नाम और उसका पता होगा। ठीक है,
उसके नीचे लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। अब भारतीय संविधान में अनुसूचित जितनी भी भाषाएं हैं, किसी भी भाषा को आप में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। सामान्यतः यहाँ लोग हिंदी या इंग्लिश में बनाते हैं, ठीक है। तो आपका जो टाइटल पेज होगा, इसमें यही 4 कंटेंट लिखने हैं। परियोजना शीर्षक का नाम, आपके जो 2 ग्रुप सदस्य हैं, एक तो ग्रुप लीडर हो गया और एक को वर्कर हो गया, उन दोनों का नाम, पता, जिला का नाम, राज्य का नाम, मार्गदर्शक शिक्षक का नाम और पता, और उसके बाद भाषा। यही 4 कंटेंट आपके टाइटल पेज या कवर पेज में होंगे। उसके बाद आते हैं जो सेकंड पेज होगा। सेकंड पेज में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जो आपको जो एक गाइडलाइन मिला होगा या आपको एक बुक्स मिलेगा, उस बुक्स में फॉर्म ए होता है, जिसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। यदि ये उपलब्ध ना हो तो आप जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसका एक कॉपी आप यहाँ पे लगा दे सकते हैं, ठीक है। वो भी ऐसा ही होता है, उसमें भी यही सब करना होता है, ठीक है। ये इसका कंटेंट देख लें कि ये कैसे होगा। सबसे पहले तो था नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, और उससे पहले खाली जगह होता है। तो इस खाली जगह में जैसे इस बार 30वीं है, 30 लिख के TS लगा देंगे, और 2022 अगर अगले वर्ष बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 31वीं, 31st, और यहाँ हो जाएगा 2023। उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ए, ये सब तो भरा ही होता है। उसका ये जो भी है, ये कैपिटल लेटर्स में भरा जाता है। सबसे पहले स्टेट का नाम होगा आपका, जैसे बिहार है, डिस्ट्रिक्ट का नाम एक कॉलम में आप एक जगह डालेंगे। तालुका ब्लॉक को कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्लॉक है वो भरा जाएगा। उसका टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो टाइटल डाल देंगे। आपको यदि हिंदी में बनाए तो हिंदी में भी टाइटल लिख सकते हैं, कोशिश कीजिए इंग्लिश में उसी को इंग्लिश में लिख देने का, ठीक है। उसका लैंग्वेज यूज्ड, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। सब थीम कोड, जैसे जो आपको 5 सब थीम है, 5 सब थीम में क्या क्या है पिछले वीडियोस में आप इसको देख सकते हैं। फिर जो उपविषय से संबंधित हमारा अगला वीडियो आएगा, जिसमें एक एक उपविषय को हम पूरा क्लियर करेंगे, उसमें बहुत सारा डाटा आपको देंगे। तो वो सब थीम का कोड, जैसे पहला है कि पारितंत्र को समझना, नो योर इकोसिस्टम पहला है, तो उसका अगर उसमें बनाना है तो 01 डालेंगे। सेकेंड विषय को ले गए तो 02 डालेंगे, ठीक है। 7वां पॉइंट है कि एरिया, रूरल अर्बन। तो खासकर जो बच्चे का जो स्कूल की अवस्थिति है, उसी के आधार पर एरिया ले लें कि स्कूल अर्बन एरिया में है तो अर्बन हो गया, रूरल एरिया में तो रूरल। साइंस क्लब अगर जहाँ है वहीं के एरिया ले लें, क्योंकि अक्सर बच्चे भी तो वहीं पढ़ते हैं, जहाँ पे तो हर जगह स्कूल्स हो गए हैं, जहाँ उनका निवास स्थान है उसी के आसपास के स्कूल्स में पढ़ते हैं, कहीं एक्सेप्शन हो सकता है। 8वां पॉइंट है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। आपके अपने संस्थान का नाम लिखना है, उसका एड्रेस, पता लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ ग्रुप लीडर, आपके जो ग्रुप लीडर हैं, जो बच्चे जिसको आपने ग्रुप लीडर बनाया है, जिसका टाइटल पेज में भी आप चर्चा किए हैं, उसका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। जेंडर मेल है तो M डाल दीजिए, फीमेल है तो F डाल दीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है ना, DD MM YY के फॉर्मेट में। एज, ये एज का निर्धारण 31 दिसंबर के आधार पर करेंगे, जैसे 2022 के लिए 31 दिसंबर 2022 को, 2023 के लिए 31 दिसंबर 2023 को जिसका जो एज हो रहा है। तो मान लीजिए कि उसका एज यदि 14 वर्ष 6 महीना हुआ तो 14 डाल देंगे, 14 डाल देंगे, ठीक है। वेदर हैज डिसेबिलिटी, क्या वो दिव्यांग है, यदि है तो वाई डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है ना, सी कोड। तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के उसके कोड दिए हुए हैं, वो आपके गाइड पुस्तक में है, या नहीं है तो हम भी आपको उपलब्ध करा देंगे। तो इसमें जो डिसेबिलिटी का है, जैसे विजुअली है कि हियरिंग है, किस तरह का डिसेबिलिटी, मोटर डिसेबिलिटी है, तो जिस तरह का डिसेबिलिटी है उसका कोड है, तो कोड डाल देना। उसके बाद ग्रुप लीडर का एड्रेस डालना, ठीक है। ये एड्रेस उसका होम एड्रेस होगा,
ऐसा नहीं कि आप इंस्टीट्यूट का एड्रेस दे देंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का एड्रेस तो ऊपर है ही। आप इसका होम एड्रेस डालेंगे, उसका जो विलेज है, पोस्ट है, ब्लॉक है या वाया है, ताकि अगर आवश्यकता उनको लेटर उसके घर पे भी पहुंच सके। ठीक है, उसका पिन कोड है, उसका फ़ोन नंबर, यानी फ़ोन नंबर में सब तो फ़ोन रहता नहीं, बेसिक फ़ोन मोबाइल नंबर उसका आप डलवा देंगे, उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। यदि ईमेल आईडी नहीं तो ईमेल आईडी आप खुलवा दे, तो ईमेल आईडी डाल दें। ग्रुप लीडर के बाद जो उसके सेकेंड मेंबर हैं, ग्रुप मेंबर, उसका भी टोटल डाटा आपको इसी तरह से भरना है। उसका नाम डालना है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसका एज 31 दिसंबर को, डिसेबिलिटी यदि है वाई है तो यस, नो है तो नो, उसका जेंडर यदि एम है तो एम, एफ है तो एफ। ऐसा कुछ जो ही नहीं है, एक ही ग्रुप में एक मेल, एक फीमेल, एक बॉयज, एक गर्ल्स को भी आप ले सकते हैं। सुविधा पर कुल आप 2 बॉयज का ग्रुप बना लेते हैं, 2 गर्ल्स का ग्रुप बना ले सकते हैं, यह भी चल सकता है, या एक बॉयज एक गर्ल्स भी आप बना सकते हैं, लेकिन जेंडर सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है। उसका नेम ऑफ गाइड, आपके जो गाइड टीचर जो आप यदि हैं तो आपका नाम हो जाएगा, या कोई और गाइड टीचर्स आपके इंस्टीट्यूशन से हैं तो उनका नाम, और फिर उनको मेल है तो मेल, एफ है तो एफ, फीमेल है तो एफ। उसका उनका एड्रेस, उनका एड्रेस मीन्स उस गाइड टीचर के इंस्टीट्यूट का एड्रेस नहीं, इंस्टीट्यूशन का एड्रेस तो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके होम का एड्रेस डाल दीजिए, उनका पिन कोड, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से आप यहाँ साइन करा के मुहर ले लेंगे। यदि विज्ञान क्लब है तो विज्ञान क्लब के जो भी सचिव होंगे उनका साइन मुहर हो जाएगा, और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं उनका साइन मुहर आप ले सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड पेज आपका तैयार हो गया, सबसे पहले टाइटल पेज हो गया, उसके नीचे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। अब जो तीसरा पेज होगा उसमें समरी देना है, सारांश देना है। ठीक है, सारांश की भी अपनी सीमा है। हम बहुत सारे प्रोजेक्ट देखते हैं जो हम लोग के पास मूल्यांकन के लिए आता है, उसमें देखते हैं कि जो सारांश है वो 6 पन्ना 7 पन्ना का सारांश है, ऐसा ये कतई से उचित नहीं है। सारांश की अपनी सीमा है, सारांश का अर्थ ही होता है छोटा से छोटा, तो आपको तमाम बातें भी समाहित हो और छोटा से छोटा हो। तो सारांश में क्या क्या डालना है वो भी आपको हम बता रहे हैं। तो सारांश की सीमा है कि जो जूनियर ग्रुप है उनके लिए 250 शब्दों की सीमा है, और सीनियर ग्रुप है उनके लिए 350 शब्दों की सीमा है। अब आप देखें कि प्रोजेक्ट का जो पूरा शब्द है वो उसकी शब्द सीमा है 2500 शब्द जूनियर के लिए, 3500 शब्द सीनियर के लिए, और उसका ठीक 1/10वां भाग 250 शब्द जूनियर के लिए और 350 शब्द सीनियर के लिए सारांश की सीमा है, समरी की सीमा होती है ना। अब 350 के स्थान पर यदि 360 हो जाएगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि 400 500 नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस 10% चलेगा। अब है कि सारांश जो है कि वह यदि प्रोजेक्ट आपका इंग्लिश में है तो सारांश इंग्लिश में ही चलेगा, लेकिन यदि प्रोजेक्ट आप हिंदी में या किसी अन्य भाषा में बना रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो सारांश उसका एक इंग्लिश में भी डालना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है कि समरी जो बनेगा वह समरी कैसे बनेगा, समरी का फॉर्मेट कैसे होगा। तो समरी में क्या होगा, कितना होगा ये बताएं। अब समरी में क्या होगा इसको बहुत गौर से देखें, क्योंकि आपको पता होगा कि ये समरी कई जगह सर्कुलेट होती है, और अधिकांश लोग जो अधिकांश निर्णायक मंडल के सदस्य होते हैं वो पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो पूरा समय अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ ही लोग जिनको पूरा मूल्यांकन करना है 100 अंकों का, वही लोग पूरा एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन बाकी जो मूल्यांकन करता होते हैं वो समरी पढ़ते हैं। तो समरी बहुत ही सुस्पष्ट एक निर्धारित फॉर्मेट में होना बहुत आवश्यक है। जो सारांश होगा वह ऊपर में लिखा होगा 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022, उसके नीचे स्टेट आपका होगा, स्टेट का नाम, यदि बिहार है तो बिहार, स्टेट कोड होता है 04 राज्य का कोड है। उसका लैंग्वेज, लैंग्वेज यहाँ आपका हो जाएगा हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश। कैटेगरी जूनियर
यदि बाल विज्ञानी हैं तो जूनियर, सीनियर हैं तो सीनियर। उसके नीचे एरिया ऑफ पार्टिसिपेशन है ना, रूरल है तो ग्रामीण है तो रूरल, शहरी है तो अर्बन डाल दीजिए। आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं ग्रामीण शहरी, लेकिन इंग्लिश में भी आपको बनाना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है। यहाँ बोलने में प्रोजेक्ट टाइटल लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है, सीधे आप प्रोजेक्ट टाइटल ऊपर में डाल देंगे। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट टाइटल आपका है, जैसे मान लीजिए परसौनी में तालाब के पारितंत्र का अध्ययन है, तो आप जो है यहाँ पे वो प्रोजेक्ट टाइटल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ टीम लीडर, जो टीम लीडर हैं, जो ग्रुप लीडर हैं, उनका नाम हो जाएगा। फिर को वर्कर का नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया, नेम ऑफ स्कूल, एड्रेस ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूशन, यदि बिग साइंस क्लब है तो साइंस क्लब का एड्रेस हो गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड किसका, ये जो ग्रुप स्कूल है उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिला का नाम, उसके राज्य का नाम, उसका पिन कोड, उसका स्कूल का ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी तो प्रत्येक स्कूल में हो ही गया है, और कॉन्टैक्ट नंबर। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर वो स्कूल प्रधान के हो सकते हैं या गाइड टीचर के भी हो सकते हैं, कि यदि NCSC जब चाहे तो इन पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो समरी है, उस समरी में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो समरी में सब कुछ होता है लेकिन बहुत शॉर्ट में होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य होगा, है ना। लक्ष्य आपका क्या है, परियोजना के पीछे आपका क्या लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद मेथोडोलॉजी, वर्क प्लान आपने क्या बनाया, ऑब्जेक्टिव वाइज जो मेथोडोलॉजी है, जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने किस क्रियाविधि का यूज किया है और कैसे उसका कार्य योजना बनाया है। उसके बाद आप क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्वेश्चनर से किए हैं, सर्वे से किए हैं, कैसे उसको पूरा किए हैं, उसका एक्सपेरिमेंट होगा। उसका उसका ऑब्जर्वेशन, ठीक है, निरीक्षण। उसके बाद आपका जो परिणाम है उसका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे एकदम शॉर्ट में, तब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और तब फॉलो अप, जो अनवर्ती कार्य योजना आपकी होगी वो होगा। तो ये सारी चीज जो आप प्रोजेक्ट के रिपोर्ट में आगे आपको हम बताने जा रहे हैं, उस सारी चीज का समरी यहाँ होगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में होगा। ये शब्दों की सीमा में ये सीमा शामिल नहीं है, जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के जो शब्द हैं वो शामिल नहीं है। ये जो समरी एब्स्ट्रैक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य, क्रियाविधि, प्रयोग, उसका निरीक्षण, परिणाम, निष्कर्ष और अनुवर्ती कार्य योजना, इसमें जितना कंटेंट आप डाले हैं इसके शब्दों की सीमा है जूनियर के लिए 250 और सीनियर के लिए 350। उसके नीचे आप नेम एंड एड्रेस ऑफ गाइड टीचर, आप मार्गदर्शक शिक्षक का नाम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और उनका फोन नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल डाल रहे हैं तब फोन को मोबाइल भी लिख सकते, मोबाइल। ठीक है, यहाँ एड्रेस में गाइड टीचर का एड्रेस, उनके स्कूल का नाम डाल देंगे। क्लियर हो गया, तो ये समरी रिपोर्ट हो गया। ऊपर में आप बाल विज्ञान कांग्रेस का नाम दे देंगे, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2022, राज्य का नाम, राज्य का कोड, भाषा का नाम, जूनियर सीनियर है वो दे देंगे। उसके बाद एरिया रूरल है अर्बन है, चूंकि सब में कोटा निर्धारित होता है वो आप डाल देंगे। प्रोजेक्ट का टाइटल डालेंगे, ग्रुप लीडर का नाम डालेंगे, ग्रुप सदस्य का नाम डालेंगे, स्कूल का नाम डालेंगे, स्कूल का पता डालेंगे, उसके बाद जिला का नाम डालेंगे, राज्य का नाम डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। उसके बाद समरी आपका जो होगा, जो एब्स्ट्रैक्ट होगा, उस समरी में जो सारांश होगा उसमें ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य डालने हैं, लक्ष्य के अनुसार क्रियाविधि और कार्य योजना डालना है। उसके बाद प्रयोग डालने हैं, प्रयोग का निरीक्षण डालना है, परिणाम डालना है, परिणाम का एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, उसका निष्कर्ष डालना है और अनुवर्ती कार्य योजना, सब कुछ शॉर्ट में डालना है। ठीक है, ये आपका समरी तैयार होगी। उसके नीचे आपको गाइड मार्गदर्शक शिक्षक जो होंगे उनका नाम, पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर डाल देंगे, तो आपका समरी रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। तो तीसरा जो कंटेंट है, पहला कवर पेज, कवर पेज के नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और तीसरा समरी। ठीक है, ये तीनों आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के वर्ड्स में काउंट नहीं होगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब आपका इंडेक्स के बाद बनना स्टार्ट होता है।
तो ये सभी काउंट नहीं होंगे। ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले कहीं भी आप जाते हैं तो कोई भी किताब आप लेते हैं तो पहले सारांश होता है, वो कवर पेज हो गया, उसके नीचे आपका उसका मैसेज होता है, वो होता है, तब आपका सारांश होता है, तब इंडेक्स दिया होता है। अब इंडेक्स के हिसाब से तब भूमिका से स्टार्ट होता है। तब इंडेक्स कंटेंट्स डालेंगे। कंटेंट्स में क्या होता है, कंटेंट्स में आपका पेज नंबर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप दे देंगे कि सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर डाल देंगे, क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद आप दे देंगे पार्टिकुलर्स, विवरणी, और तब दे देंगे पृष्ठ संख्या, भूमिका किस पेज से किस पेज। पूरा जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका तैयार हो जाएगा तब उसको पेजिंग कर लेंगे और इसको इंडेक्स बना लेंगे, लेकिन पेजिंग इंडेक्स पे जो कंटेंट्स डाल देंगे, लेकिन उसका पेज नंबर आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तब बाद में चढ़ाएंगे। ताकि ये क्यों होता है कि जब निर्णायक मंडल के सदस्यों को आपको आपको देखना होगा कि एक्सपेरिमेंट को, इसको हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा है, तो आप वो एक्सपेरिमेंट का पेज नंबर वो इंडेक्स में देखे और सीधा एक्सपेरिमेंट में वो पहुंच गए, इसलिए इंडेक्स अच्छे से बनाया जाता है। ठीक है, जो भी चैप्टर्स या सब चैप्टर्स या हेडिंग आप दिए हैं वो सब उसके सेक्शन या सब सेक्शन वाइज आपको पेज नंबर के हिसाब से डालना। जैसे कैसे किताब में आप कोई भी साइंस का बुक लेते हैं, केमिस्ट्री का बुक लेते हैं, केमिस्ट्री में जो है आपका जो विषय सूची होता है वही इंडेक्स हो गया। इसमें आपको ये पहला चैप्टर है जैसे पदार्थ की प्रकृति है, तो पदार्थ की प्रकृति पेज नंबर 1 से लेकर के या 5 से लेकर के 15 तक। तो ऐसे जो पेजिंग किया था बस वही आपको इसमें करना है। उसके नीचे आपको अगर टेबल डाले हैं, फोटोग्राफ डाले हैं, मैप डाले हैं और या उसका रिफरेंस है तो उसका जो पेज नंबर है वो भी आप डाल देंगे कि इसका टेबल नंबर ये इतना पेज में, इतना ये फोटोग्राफ इतना पेज में, है ना, या ये रेफरेंस इतना पेज नंबर में, वो आप सब कुछ इंडेक्स में डाल देंगे ताकि किसी को कुछ अगर देखना होगा तो इंडेक्स से ही वो पेज तुरंत पलट लेगा, उसको पूरा एक एक पेज देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका चौथा कंटेंट हो गया। पहला कवर पेज हो गया, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे समरी हो गई। ठीक है, समरी के नीचे इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब इंडेक्स के बाद विषय सूची के बाद अब आते हैं भूमिका पे, इंट्रोडक्शन पे। तो अगला कंटेंट होगा वो होगा भूमिका का। ठीक है, भूमिका जो होगा वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारे पास आए हैं जो 6 पेजेस, 7 पेजेस, 20-20 पेजेस की भूमिकाएं होती हैं। जैसा आपको ट्रेनिंग में बताया गया था, हमारे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर आपको बता रहे थे कि भूमिका बहुत लंबा लंबा आ जाता है, वो बिल्कुल एनसीएससी के प्रारूप के अनुसार सही नहीं है। भूमिका का अर्थ होता है जैसे आप किसी भी आप देखें, केमिस्ट्री का बुक लेके देखिए, उसमें भूमिका दिया हुआ कितना शॉर्ट में 2 से 3 पैराग्राफ में होता है। ऐसे ही आपको भी मैक्सिमम 2 से 3 पैराग्राफ्स में आपको भूमिका देनी है। हाँ, अब है कि इस भूमिका में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में आप क्या देंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना होगा उसमें कि आपका जो रिसर्च है, आपका जो शोध क्षेत्र है या आपकी जो समस्या है ना, यह जो अभी आपका मुख्य विषय है या उप विषय है या जो सामाजिक समस्याएं हैं उससे किस प्रकार संबंधित है, यही तो भूमिका होती है। भूमिका का अर्थ होता है कि स्टार्टिंग में अब जैसे महात्मा गांधी का निबंध लिखते हैं तो महात्मा गांधी की भूमिका आप देते हैं, सबसे पहले भूमिका से स्टार्ट करते हैं। तो वो यह हुआ कि आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल है वह किस प्रकार संबंधित है मुख्य विषय से, विषय से जो वर्तमान समस्याएं हैं वो कैसे उसको उठाएंगे। जैसे पावी तंत्र है, पावी तंत्र में क्या क्या आता है, जैविक घटक है, जैविक घटक इसमें क्या क्या समाहित है, कैसे यह मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये सभी भूमिकाओं में आ गए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑन बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, आप जो स्टडी कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, है ना, उसके पीछे क्या विवरणी छिपा हुआ है उसको आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि आप जैसे मैंने इकोसिस्टम के बैकग्राउंड में आप नहीं जाएंगे कि पहले के वातावरण, पहले के पारितंत्र, अब के पारितंत्र में क्या परिवर्तन हो गया, क्यों पारितंत्र पर इतना फोकस करने की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, तो ये सभी आप भूमिका में ले जा सकते हैं। तो आपका ये 5वां जो कंटेंट है ये भी आपका क्लियर हो गया। फिर से रिवाइज कर लें, सबसे ऊपर आपको क्या डालने हैं, कवर पेज, टाइटल पेज,
उसके बाद आपको डालने हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पंजीयन प्रपत्र। उसके नीचे आपको डालने हैं समरी, सारांश। सारांश के नीचे आपको डालना है इंडेक्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स। और टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स के बाद, जिसको विषय सूची भी आप कह सकते हैं, उसके नीचे भूमिका, इंट्रोडक्शन डालने हैं, जो 2 से 3 पैराग्राफ का होगा। और इसमें मुख्यतः डालना है कि आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल है, जो परियोजना शीर्षक जिसका आपने चयन किया है या जिस पर आप काम किए हैं, वह मुख्य विषय उपविषय से कैसे संबंधित है, और मुख्य विषय या उपविषय का जिस पर चयन किया गया है उससे संबंधित जो ज्वलन समस्या क्या है और यह कैसे इसमें परिवर्तन हुआ। ठीक, अब हम लोग आते हैं छठे कंटेंट पे, हाइपोथेसिस, अवधारणा। अवधारणा समझते हैं कि हम उस समस्या का कोई इमेजिनेशन करते हैं कि इसका ये समाधान हो सकता है। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि कोई समस्या आई तो हम इसका ये समाधान मन में विचारते हैं कि हम ऐसे किया जाए तो समाधान हो सकता है इसका। ठीक है, अब ये हमारी जो अवधारणा, हम जो सोचे हैं जिस पैटर्न पर, उस पैटर्न पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कैसे इसका हम पता लगाएंगे कि हमारी समस्या का समाधान हम जैसे सोचे उस पैटर्न पर समाधान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम इसी के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, सर्वे करते हैं। ठीक है, और यदि हो गया, जैसे पैटर्न पे, हमारे पैटर्न के हिसाब से समस्या का समाधान हो गया, तो हमारा हाइपोथेसिस, अवधारणा हमारा सत्य साबित हुआ। नहीं हुआ तो असत्य साबित हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने स्टडी नहीं किया, नहीं हुआ फिर भी हमने स्टडी किया, कम से कम ये तो निष्कर्ष निकाले कि ऐसे समाधान इसका नहीं पाया जा सकता, ये भी तो एक रिसर्च होगी। ठीक है, इसलिए यदि आपकी अवधारणा से उसका समाधान नहीं निकलता है, फिर भी आप उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे बना सकते हैं। ठीक है, कम से कम ये तो साबित हुआ कि उसके आधार पर नहीं हो सकता, ताकि अगर आगे की पीढ़ी या फिर अगले बाल विज्ञानी या जो वैज्ञानिक होंगे वो उस विधि का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो विधि आप साबित कर चुके हैं कि उससे नहीं हो सकता, है ना। तो इन assumptions of some cause and its impact based on observation, limited information collected from different literatures, discussions with experts as a starting point for further study। ठीक है, जो assumptions आप लिए हैं, है ना, ऐसा माने हैं, वो जो आपको पहले से पूर्व ज्ञान है, जो आप दूसरे से सलाह लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको वो, आप किसी कृषि वैज्ञानिक से मिले हैं जो, या कृषि अधिकारी से मिले हैं, वो बताएं कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो वो आपका एक, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाना चाहिए। अगर हो जाएगा तब तो वो फाइनली वो शोध करके बताए हुए, पहले से शोध किया हुआ चीज बताए, यानी ऐसा करके देखोगे तो ऐसा हो सकता है, तो वो आपका हाइपोथेसिस हो गया। क्लियर हो गया। तो ये एक से दो वाक्यों का हाइपोथेसिस होता है, अवधारणा एक से दो वाक्यों का होगा, उससे बड़ा अवधारणा नहीं होगा। अवधारणा भी कोई 2-3 पेजेस का अवधारणा ले आते हैं पता नहीं कहाँ से, वो नहीं होना चाहिए। अवधारणा एक से दो वाक्य का। अवधारणा क्लियर हो गया, तो छठा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब है ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य। 7वें पॉइंट में आपको लक्ष्य देना है कि आप यह परियोजना क्यों बना रहे हैं, टू बी रिटन क्लियरली पॉइंट बाय पॉइंट, नॉट मोर देन 5 पॉइंट। आपको इस लक्ष्य में, ठीक है, 4-5 पॉइंट देने हैं कि इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर इस पारितंत्र को साफ सुथरा करना है या आत्मनिर्भर बनाना है, या इसमें जो जलीय जीव हैं उनको वातावरण के प्रति अनुकूलित करना है, उनको डिस्टिंक्ट होने से, विलुप्त होने से बचाना है। जो भी लक्ष्य है आपका, 4-5 पॉइंट में आपको लक्ष्य दे देना है। ठीक है, आप 2 पॉइंट में भी लक्ष्य दे दे तो चलेगा, है ना। वैसा नहीं कि लक्ष्य का मतलब 4-5 पेजेस का लक्ष्य ही बना दे। ठीक है, एक अच्छी परियोजना रिपोर्ट वो होती है जो एक निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शब्दों के बीच हो, क्लियर हो और पॉइंट बाई पॉइंट। तो 7वां आपका पॉइंट हो गया लक्ष्य। लक्ष्य भी आपका क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स में क्या करना है, कितना करना है, ये क्लियर हो गया। अब है मेथोडोलॉजी, ये सबसे मेन पॉइंट आपका हुआ
जो क्रिया विधि आपका है, कैसे कैसे आपने परियोजना जो आपका हाइपोथेसिस है उसको आप कैसे उस पर प्रयोग किए हैं, है ना, कैसे उसको सही या गलत साबित किए हैं। सबसे पहले उसमें मेथोलॉजी में सबसे पहले प्लान योर रिसर्च, अपनी कार्य योजना आप बनाएंगे, अपने जो भी शोध कर रहे हैं उसका कार्य योजना बनाएंगे, ठीक है। Depending on the nature of the project and the time availability, it can be experimental, field survey, case study with a detailed procedure outline. आपको वैज्ञानिक तरीके से समस्या का समाधान ढूंढना है और इन तरीकों में आप प्रायोगिक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। फील्ड सर्वे मतलब फील्ड में जाके आप क्षेत्र में जाकर के उसका सर्वे करके और उस सर्वे के आधार पर उसका प्रमाण निकाल सकते हैं, आप उसको साबित कर सकते हैं गलत या सही, तो या केस स्टडी करके, ठीक है। ये सब वैज्ञानिक तरीके होते हैं शोध के, या है ना क्वेश्चनायर के द्वारा उसको सही या गलत कैसे साबित कर सकते हैं, यानी जो भी हो वो एक वैज्ञानिक ढांचे में, ठीक है, उसका वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल करेंगे, प्रायोगिक करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या होगा, फील्ड सर्वे करेंगे तो क्या क्या होगा, केस स्टडी करेंगे तो क्या क्या होगा, इसको भी आउटलाइन यदि कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें ये जो पहली बार या फिर पहले भी किए हैं तो बहुत अच्छे से नहीं रिपोर्ट बना पाए हैं, उनके लिए उसको विशेषकर हम एक एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करें। सबसे पहले देखिए कि एक्सपेरिमेंटेशन प्रायोगिक विधि में क्या करेंगे। जैसे कोई भी प्रयोग आप प्रयोगशाला में प्रयोग करवाते हैं बच्चों को, तो आप क्या लिखवाते हैं कि सबसे पहले आप लिखाते हैं कि कौन कौन सा आपका उपकरण या मटेरियल यूज्ड हुआ, प्रयोग का नाम देते हैं। हम जो प्रयोग करते हैं, केमिस्ट्री का प्रयोग कर रहे हैं, बायोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, सबसे पहले वो देते, फिर आवश्यक सामग्रियां देते हैं ना, तो उसी तरह से आपका लिस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड, आवश्यक सामग्रियां आपके लिए कौन कौन सा आवश्यक सामग्रियां नहीं हुआ, क्योंकि आप तो प्रयोग करने के बाद रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सा पदार्थ यूज हुआ है, ठीक है, उसकी सूची आपको दे देनी है, सूची बना देनी है वहां पॉइंट डाल के कि हमने इसका 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 चूने का यूज किया, तो हमने इसका यूज किया, जिस जिस चीज का आप यूज किया है उसका आप सूची बना देंगे सबसे पहले। उसके बाद आप ट्रीटमेंट और कंट्रोल क्या किए हैं, वेरिएबल्स होते हैं उसमें, है ना, वेरिएबल्स जानते हैं। वेरिएबल्स में जब आप प्रयोग करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारा चेंजिंग आता है, उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो आप जो वेरिएबल्स होंगे जो कंट्रोल करने के लिए, उस वेरिएबल्स के बारे में आपको बताना है, उसका पैरामीटर बताना है। उसके बाद आपका जो स्टेप होगा डॉक्यूमेंट का, है ना, वह उसको स्केच करेंगे, आप डायग्राम देंगे कि कैसे कैसे आप जो एक्सपेरिमेंट किए किया, उसका अगर फोटोग्राफ होगा तो फोटोग्राफ भी जहाँ जहाँ आवश्यक होगा वहाँ फोटोग्राफ भी आप दे देंगे कि एक्सपेरिमेंट करते हुए कि ऐसे ऐसे हमने प्रयोग को किया, ताकि आपके वास्तविक प्रयोग की सत्यता को वो परिभाषित करता हो, वो इंगित करता हो कि आपने वाकई में ये एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद जो स्टडी होगा वो उसका रिपीटेशन आवश्यक है, क्योंकि एक बार कोई प्रयोग कर किए हैं और उससे कुछ निष्कर्ष निकला है, उसको दोबारा भी करके देखेंगे कि क्या वही फाइंडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि वही फाइंडिंग नहीं आ रही है, यानी हमारा पैरामीटर चेंज तो नहीं हो रहा, यदि बार बार वो चीज आ जाएगी तभी ना हम साबित करेंगे कि हाँ ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बाई चांस भी तो हो सकता। तो हम इस तरह से आगे एक्सपेरिमेंटेशन से जाएंगे, मटेरियल यूज्ड, उसके फिर उसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल की विधि लिखेंगे, फिर उसका जो भी डायग्राम है, स्केच वगैरह, जो आप जैसे कैसे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करते हैं प्रयोग के आधार पर, भाई आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल या फिजिक्स का प्रैक्टिकल करवाते हैं, बस वैसे ही आपको दे देना है, उसका फोटोग्राफ यदि हो तो वो दे देना है, और उसका रिपीटेशन निश्चित तौर पर आप दे तब कंक्लूजन पे पहुंचे। ये एक्सपेरिमेंटेशन प्रायोगिक विधि का प्रयोग कर रहे हैं यदि समाधान ढूंढने में, तो इस विधि को ऐसे अपनाना है, इसमें ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना है आपको, किसमें, क्रिया विधि। यदि आप सर्वे विधि का प्रयोग किए हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है कि जो नाम है वो सर्वे विधि है, उसके बाद उसके लोकेशन की मैपिंग करनी है, मानचित्र बनाना है, वो बता रहे हैं पुस्तक पर भी बनाना होगा,
जिस लोकेशन पे आप सर्वे किए हैं, ठीक है, उसका मैप बताना है, ताकि जो निर्णायक मंडल के सदस्य हों या जो दूसरे दर्शक होंगे, दर्शक भी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखते हैं, आपके पोस्ट कार्ड को देखते हैं, तो या अधिकारी देखते हैं, तो उनको क्लियरली पता हो कि ये सर्वे फलाने जगह का, तो उसके मैपिंग होनी चाहिए लोकेशन, ठीक है। उसके बाद सैंपल साइज आपको देना है कि आप कितने लोगों पर, पूरे गांव के लोगों का स्टडी तो कर नहीं पाए, है ना, तालाब का तो पूरे लोगों का तो अध्ययन कर नहीं पाएंगे पूरे तालाब का, तो आप का सैंपल साइज कितना है, जैसे लोगों पर आप प्रयोग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो लोगों पे कितने लोगों का आप चुनाव किए, है ना, 50 लोग, 100 लोग, तो यदि 50% रखें तो वो ज्यादा ऑप्टिमम होता है। 50 व्यक्तियों को सैंपल साइज में रख सकते। उसके बाद आप क्वेश्चनर किसका प्रयोग किए हैं, ठीक है, सर्वे में क्वेश्चनर होता है, तो 20 से 25 प्रश्नों की एक सूची आप बनाएंगे, उन 50 लोगों को आप देंगे। अब वो या अगर वो इलिटरेट हैं तो उनसे पूछ के आप टिक करेंगे, ठीक है, उनको उनसे सर्वे लेते समय फोटोग्राफ भी ले लेंगे, 2 फोटोग्राफ, तो भी बहुत अच्छा है। और अब उन प्रश्नों का जो उत्तर दे रहे हैं, उस उत्तर के आधार पर बढ़ते हैं, है ना, और उसके बाद डाटा तैयार करेंगे और डाटा की वैलिडिटी आप देखेंगे, उसका वैलिडेशन करेंगे। ये हुआ सर्वे में डाटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप फास्टिंग पर कर रहे हैं, फास्टिंग और पारितंत्र और हेल्थ को जोड़ रहे हैं, तो उपवास को यदि आप हेल्थ से जोड़ रहे हैं, तो उपवास करने वाली 50 महिलाओं का चयन किया, ठीक है। 50 महिलाएं एकदम एकदम आसपास में नहीं ले लीजिए, अब विभिन्न आप समाज के लोगों में, आपके जो गांव में एक वार्ड है, वो वार्ड है, वो वार्ड है, इस वार्ड से 2-4 ले लिए, उस वार्ड से 2-4 ले लिए, ऐसे ऐसे करके अमीर गरीब हर जाति से कुछ सैंपल ले लिए। सैंपल साइज का मतलब होता है कि उसमें से एक, उसमें से एक, ऐसा नहीं कि जगह से सब एक, ठीक है। अब तब उस सब जगह से आपका क्या होगा, फिर उसके वैलिडिटी वैलिडेशन आपको देखना है कि अब आपका जो हाइपोथेसिस था वो सही होगा या नहीं, ये सर्वे मेथड, ठीक है, सर्वे विधि। केस स्टडी में आपको क्या, ठीक है, समस्या को चुनना है ना, समस्या की पहचान करनी है। उसके बाद पार्टिकुलर सिचुएशन में, किसी खास स्थिति में उसका डेप्थ स्टडी करना है, उसका गहन अध्ययन करना है, समस्या की पहचान करनी है, फिर किसी खास स्थिति में, खास सिचुएशन में उसका गहरा अध्ययन करना है। उसके बाद उसका जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है केस के सराउंडिंग, उसकी पहचान करनी है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो यूनिट, अब नंबर ऑफ यूनिट शुड बी स्मॉल, जो भी आप यूनिट लेंगे वो, क्योंकि छोटा बाल विज्ञानी है, बहुत बड़ा यूनिट लेने में उसको कठिनाई होगी, छोटा सा यूनिट लेंगे और उस इकाई के आधार पर वो केस स्टडी तैयार करेंगे। केस स्टडी मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सिचुएशन आप चुनेंगे, उस सिचुएशन के आधार पर समस्या की पहचान करके सिचुएशन चुने, और सिचुएशन में क्या फैक्ट आया उसको आप देख लेंगे। क्योंकि बाल विज्ञानी है तो बाल विज्ञानी के चलते यूनिट जो लेंगे हम स्टडी का छोटा लेंगे। ये आपका हो गया 8वां पॉइंट, ठीक है। तो 8 कंटेंट आपका क्लियर हो गया। कवर पेज हो गया, कवर पेज के नीचे आपको क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे आपका समरी हो गया, समरी के नीचे आपका विषय सूची हो गया, ठीक है। विषय सूची के नीचे आपकी भूमिका हो गई, भूमिका के नीचे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, लक्ष्य हो गया, ठीक है। लक्ष्य के बाद अवधारणा लिया, हाइपोथेसिस लिया, हाइपोथेसिस के बाद आप मेथोडोलॉजी लिया है, मेथोडोलॉजी में आपको क्लियर करना होगा सबसे पहले कि आपका कौन सा मेथोडोलॉजी है, एक्सपेरिमेंट है कि सर्वे है कि केस स्टडी है, और जिस मेथड का है उस मेथड के हिसाब से आपको काम करके वहां बता देना है। ये 8वां पॉइंट तक आपको क्लियर हो गया। तब अब जो 9वां पॉइंट आना है, उसमें ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन। आप निरीक्षण किए और जो आया, फाइंडिंग आया, उसके हिसाब से अपनी ऑब्जर्वेशन किया और डाटा संग्रह किया।
तो ऑब्जर्वेशन जो निरीक्षण प्रेक्षण होगा, ऑब्जर्वेशन जो निरीक्षण प्रेक्षण होगा, यह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होना चाहिए। लेकिन अगर एक भी कर ले तो भी चलेगा, है ना। क्वालिटेटिव का मतलब समझ आता है? क्वालिटेटिव मतलब अच्छा, बुरा, स्वस्थ, अस्वस्थ, ये क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है ना। गोरा, काला, ये सब क्वालिटेटिव डाटा हुआ, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव हो गया, संख्या में आ गया, ठीक है, मात्रा में आ गया, तो क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। जैसे वो मलेरिया 10 व्यक्ति को, काला जार 20 व्यक्ति को, ठीक है। तो ऐसा जो ये जो डाटा आया क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डाटा जो इंफॉर्मेशन सूचना होगी, है ना, इसको आप हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाल देंगे, उसको बदल देंगे, है ना, ताकि न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टैटिस्टिकल फॉर्म में उसको आप बता सके, ठीक है। जैसे स्वस्थ, अस्वस्थ, तो स्वस्थ व्यक्ति कितने मिले, इसका तो क्वांटिटी आपको होगी। जैसे एक आप क्वालिटेटिव डाटा संग्रह किए, स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ, अस्वस्थ, और स्वस्थ आया 6, अस्वस्थ आया 8, और 14 पे यदि आप किए हैं तो 8, तो क्वांटिटी में संख्या आ गया, तो क्वांटिटी में आ गया। तो इस तरह से आपको फाइनली क्वांटिटेटिव डाटा में दे देना है, और उस डाटा को यदि आप, है ना, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में सांख्यिक रूप से आप विथ चार्ट के माध्यम से, या वेन आरेख के माध्यम से, या फिर आपको आयत चित्र के माध्यम से यदि आप दर्शा देते हैं, पाई चार्ट के माध्यम से दर्शा देते हैं, तो ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। हाँ, उसमें अट्रैक्टिव होता है, टाइम बचत भी होती है। वहां क्या होता है कि एक बार देख लेने से आइडिया लग गया कि इसमें क्या निष्कर्ष निकला। अब जो डाटा कलेक्शन होगा, आप डाटा का एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना, उसका जो विश्लेषण करेंगे कि डाटा में क्या आया, कि आप इतने लोग स्वस्थ, ज्यादा लोग स्वस्थ हैं, क्या स्वस्थ हैं, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करेंगे इस डाटा के हिसाब से क्या रिजल्ट पे पहुंचा जा सकता है। तो 10वां पॉइंट आपका हो गया डाटा एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। डाटा का, सूचना का संग्रह, विश्लेषण, ठीक है, सूचना का अध्ययन और विश्लेषण, सूचना का संग्रह 9वां पॉइंट, अध्ययन और विश्लेषण हो गया 10वां पॉइंट। तो 10 पॉइंट तक आपका क्लियर हो गया। 11वां पॉइंट आपका परिणाम होगा, रिजल्ट्स होगा। रिजल्ट यानी जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के आप एक्सपेरिमेंट आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, इसको देखने के लिए आपने डाटा कलेक्शन किया। डाटा कलेक्शन के बाद उस डाटा को एनालिसिस करके आप बता दिए कि क्या आने वाला है, क्या हुआ। तो अब डाटा के हिसाब से, डाटा एनालिसिस के हिसाब से, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो आप बताने जा रहे हैं वही आपका रिजल्ट होगा। तो फाइनल रिजल्ट जो है एनालिसिस डाटा का, वह आपको परिणाम में बताना है। यहाँ ग्राफिकल फॉर्म में यदि बता देते हैं ग्राफ के आधार पर, वो बेहतर है ना। यह आपका जो भी स्टडी है, जो समस्या का जो भी समाधान आपने किया है स्टडी के लिए, वो उसका आउटपुट है, परिणाम उसका आउटपुट है। इनपुट में आपको दिया गया काम, और आउटपुट में काम करके आप क्या निकाले हैं, वही आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। और यह एक मीनिंगफुल आउटकम होना चाहिए, ठीक है। मीनिंगफुल का अर्थ हुआ कि उसका एक निश्चित मतलब होना चाहिए, लॉजिकल फ्रेमवर्क में होना चाहिए, तार्किक रूप से होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं दे दे जो तर्क के दृष्टिकोण से, लॉजिक के दृष्टिकोण से वो गलत साबित, ठीक है। जैसे आपका जो डाटा कलेक्शन है वो आप कह दे कि बकरी मांस खाती है, बकरी तो खुली शाकाहारी, या कुछ भी कह दे, तार्किक बात नहीं, तो यह जो है आपका वो रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो आउटकम आउटकम जो है मीनिंगफुल हो, लॉजिकल, एक उसका एक निश्चित सार्थक भी हो, और लॉजिकल मीन्स तार्किक भी हो। अब 12वां पॉइंट है आपका कंक्लूजन या इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब आप ये परिणाम के बाद आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, ठीक है। 12वां पॉइंट है निष्कर्ष। अब आपका जो भी आपका स्टडी आया शुरू से लेकर लास्ट तक, उस फिर अब किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है ना, कि समस्या का जो समाधान है वह आपका किस निष्कर्ष पे पहुंचता है। जैसे मान लीजिए कि अब आप स्टडी किए कि हम अपने पाचन तंत्र को सुधारे हैं,
ठीक है, हम ऐसे ऐसे करके उस तालाब के पानी को हम बहुत अच्छा बना दिए। परिणाम आपका आया कि नहीं, हम जो भी विधि से अच्छा बना रहे हैं उस जलीय पारितंत्र को, वो परिणाम में आया कि अभी पीने लायक नहीं है, अच्छा नहीं, उसमें प्रदूषक तत्व तो मौजूद है, प्रदूषक मौजूद है, तो आपका कंक्लूजन होगा कि उसका पानी अभी नहीं पिया जाए। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यही कंक्लूजन हो जाता है, निष्कर्ष पे, जब समस्या के समाधान से निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तब 13वां पॉइंट होता है कि सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। आपकी जो समस्या जो आप उठाए हैं उसका समाधान यहाँ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और नहीं हुआ तो अगला स्टेप क्या हो सकता है। ठीक है, समस्या का समाधान 13वां पॉइंट हो जाता है समस्या का समाधान, कि जो आप स्टेप पहले से लिए हैं वो आपका समाधान हो पाया कि अभी नहीं हो पाया, अभी और आगे समाधान करने की जरूरत है। क्योंकि आपने स्टडी किया, आप स्टडी किए हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो अपने प्रोजेक्ट को ला सकते हैं, लेकिन अभी आपका वो समाधान पूरा नहीं हो पाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आगे कुछ और विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो गया, उसका मोर पॉसिबल सॉल्यूशन आपको दिखाना है कि ऐसे नहीं हुआ तो कुछ ऐसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है। 14वां पॉइंट हो गया आपका फॉलो अप एक्शन प्लान। आपका जो एक्शन प्लान है उसको फॉलो करना है ना, अनुवर्ती कार्य योजना। आगे उसमें रिसर्च कभी भी क्लोज नहीं होता है, यह हमेशा ओपन इंडेड होता है। इसका जो इंड है वो हमेशा ओपन रहता है, खुला हुआ होता है। ठीक है, तो चूंकि आपको समय कम मिला है, आपके पास संसाधन कम मौजूद है, इसीलिए आप जो समस्या का समाधान किए हैं अपने स्थानीय स्तर पर काफी है। ठीक है, और यदि संसाधन उपलब्ध आप यदि आपको समय मिले और भी, तो आप उस पर कुछ और भी काम कर सकते हैं। यह आ गया अनुवर्ती कार्य योजना में कि हमारा जो अध्ययन है वो अभी भी चल ही रहा है, गतिशील अवस्था में है, आगे हमारे इस पे और ये करने, हाँ, करने हम इस पे जा रहे हैं। ये अनुवर्ती कार्य योजना में आ गया, फॉलो अप एक्शन प्लान में आ गया। ये 14वां पॉइंट हो गया। और 15वां पॉइंट एक्नॉलेजमेंट का होता है, धन्यवाद ज्ञापन का होता है, आभार का होता है, कि आपकी परियोजना निर्माण में जितने भी लोग आपको मदद किए हैं, जन अधिकारी हो, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के निर्णायक मंडल के सदस्य हो, आपके या फिर उसके रिसोर्स पर्सन हो, उसके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हो, या फिर आपके जो अधिकारी हैं लोकल स्तर पे जो आपको मदद किए हैं, आपके स्थानीय समुदाय के लोग हैं जो आपको मदद किए हैं, किसान जो आपको डाटा उपलब्ध कराए हैं, आपके विद्यालय के प्रधान हो जो आपको सहयोग दिए हैं, तो इन सब के प्रति आप शॉर्ट में आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, हाँ, आप प्रकट करते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट पे आ गया। ठीक है, और अगला पॉइंट होता है रेफरेंस का या बिब्लियोग्राफी का, है ना। रेफरेंस संदर्भ का पॉइंट आता है, जिसमें आपको किस बुक से, किस जर्नल से, किस मैगजीन से, हाँ, या किस आर्टिकल से आप स्टडी किए हैं, उसको आप कुछ उसका स्टडी, उस आर्टिकल पे या उस जर्नल पे आपका पूरा रिपोर्ट नहीं बन जाएगा, आपको कुछ मदद मिल सकती है, कुछ डाटा मिल सकता है, उसका पूरा जिक्र करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर जर्नल लिए हैं तो जर्नल लिए हैं तो जर्नल कहाँ से, जर्नल का नाम, उसके राइटर का नाम, उस सारा चीज डिटेल आपको लिखना होता है। यदि आप किसी न्यूज़पेपर से कुछ कंटेंट लिए हैं तो न्यूज़पेपर का नाम, किस डेट को, वो कौन सा संस्करण था, न्यूज़पेपर का कई संस्करण होते हैं, तो कौन सा संस्करण, कितना पेज नंबर, उसका डेट, हाँ, सबसे पहले पेपर का नाम, संस्करण का नाम, डेट का नाम, फिर पेज का नाम। ठीक है, मैगजीन लेंगे तो मैगजीन, उसके फिर वो मैगजीन किस मंथ का है, किस वर्ष का है, और उसके बाद फिर उसके या उसके संस्करण कौन है, कौन से संस्करण है, और उसके बाद उसके पेज का नाम निश्चित तौर पे डाल। ठीक है, ये सभी आपके बिब्लियोग्राफी में आ जाएंगे, संदर्भ में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के तैयार हो गया, जिसमें 16 कंटेंट होंगे। 16 कंटेंट को आप कहीं ऊपर नीचे नहीं डाल देंगे, बल्कि जिस हिसाब से जैसे जैसे है उसी प्रकार से आपको ढलना है। और
उसमें शब्दों की सीमा का भी ख्याल रखना, बहुत विस्तृत नहीं हो, बहुत संक्षिप्त नहीं हो, इतना हो कि क्लियर हो, ठीक है, और हैंड रिटेन हो, ज्यादा बेस्ट होगा। अब इसको एक बार फाइनली रिवाइज कर ले, और जहां भी कंफ्यूजन हो या जिस पॉइंट को नोट करने की जरूरत हो वहां पे आप पॉज कर देंगे वीडियो को, आप उसको नोट कर सकते हैं। सबसे ऊपर में आपको क्या डालना है, सबसे ऊपर टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे पहले क्या डालना है, आपका जो कवर पेज होगा ऊपर में उसमें टाइटल वगैरह जो डालना है, जो आपको बता दी है, उसको वीडियो को पीछे ले जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद आपको क्या आएंगे, टेबल ऑफ समरी आएंगे, ठीक है। समरी के बाद आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स आएंगे, विषय सूची आएंगे। विषय सूची के बाद आपको भूमिका आएगा, ठीक है। इंडेक्स के बाद आपको हाइपोथेसिस लेना है, इंट्रोडक्शन ले लेंगे पहले, इंट्रोडक्शन के बाद भूमिका के बाद आप अवधारणा ले लेंगे, हाइपोथेसिस ले लेंगे। हाइपोथेसिस के बाद आपको लिखना है लक्ष्य, ठीक है। अगला टॉपिक होगा लक्ष्य का पेज होगा। लक्ष्य के बाद आपको मेथोडोलॉजी, ठीक है, मेथोडोलॉजी हो गया। अगर एक पॉइंट का एक पेज रखें या अगर एक से अधिक पेज में हो, पेजेज में हो रहे हैं तो पेज बदल तो ज्यादा बेस्ट माना जाता है, ठीक है। जैसे आप हाइपोथेसिस में 2 ही अगर वाक्य में हाइपोथेसिस है तो 2 वाक्य का हाइपोथेसिस लिखें, इसका पेज बदल दें, ठीक है। तो अगले पेज में हम मेथोडोलॉजी लिखें। मेथोडोलॉजी में जो 3 मेथोडोलॉजी बताए हैं तो तीनों में एक्सपेरिमेंटेशन का किए, एक्सपेरिमेंटेशन का जो भी मेथड है उसका यूज करें। सर्वे का प्रयोग किए तो सर्वे का यूज करें, या केस स्टडी का प्रयोग किए तो केस स्टडी का यूज करें। तब आइए ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन करना है, कलेक्शन करना है, डाटा सूचना संग्रह करनी है। उसके बाद उस सूचना का विश्लेषण करना है, ठीक है, अध्ययन और विश्लेषण करना है सूचना का। तब आपको रिजल्ट परिणाम पे आना है, परिणाम के बाद आपको निष्कर्ष पे आना है, कंक्लूजन पे आना है, ठीक है। कंक्लूजन का अलग पेज होगा। कंक्लूजन के बाद आपकी समस्या का समाधान आपको हुआ कि नहीं ये बताना है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तब फॉलो अप एक्शन प्लान, आपका अनुवर्ती कार्य योजना क्या होगा ये बताना है। तब एक्नॉलेजमेंट, आपको धन्यवाद ज्ञापन, आभार प्रकट करना है, ठीक है, जो लोग इसमें आपको मदद किए हैं। तब रेफरेंस या वीडियोग्राफी आपको देनी है कि कहाँ से आपने जो भी अगर स्टडी किए हैं कहाँ से आपने क्या लिया है, ठीक है। अब ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, अगले वीडियोस में आपको हम बताते हैं कि लॉगबुक कैसे बनाना है और पोस्टर कैसे बनाना है। इसलिए अगले वीडियो को भी आप अंत तक देखें ताकि आपको लॉगबुक भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपका पोस्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाए। और निश्चित तौर पर जो इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखे होंगे और पूरे अच्छे से समझ गए होंगे उनको एक बेहतर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आपको ये वीडियो का जो भी कंटेंट्स है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्योंकि उसको हिंदी में हम एक्सप्लेन करके चले हैं, लेकिन यदि आप हिंदी में रिटेन भी चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके और उसको लाने की कोशिश करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं कि बाल विज्ञान कांग्रेस में लॉगबुक कैसे बनाना है, जो 4 पोस्टर बनाने हैं तो किस पोस्टर पर क्या लिखना है।